हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज के सेशन के साथ हिंदी विषय की पहली क्लास जो कि उदय बैच के लिए है शुरू हो रही है। इस बैच में हम कक्षा 9 का जो भी विषय है, जो भी चीज़ें हैं, उनको बड़ी ही बारीकी से कवर करेंगे और इसी के साथ आपकी जो बेसिक तैयारी है कक्षा 10 के लिए यानी कि बोर्ड्स के लिए वो भी शुरू हो जाएगी। तो आइए बच्चों, बैच की शुरुआत करते हैं। और यहाँ ना बेटा एक चीज़ और है कि जो आपको ये जो बैच है ना वो दो जगह देखने को मिलेगा। यहाँ यहाँ जो बैच है आपको ना यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये ऐप पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ आप दोनों जगह उदय बैच को देख सकते हैं, यानी कि हमारी जो क्लासेस हैं उनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेटा इसके साथ साथ एक बैच में एक विशेषता और है कि यहाँ आपको डीपीपी और डीएचए दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं, यानी कि डेली प्रैक्टिस शीट्स और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब भाई ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको डीपीपी कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए ना आपको क्या करना है कि ऐप पर जाना है, ठीक है, और बैच पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पीडब्ल्यू का ऐप खोलेंगे तो उदय बैच आपको शो होगा, उस बैच पर क्लिक कीजिएगा, ऑल कंटेंट पे जाइएगा और ऑल कंटेंट पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी सब्जेक्ट का डीपीपी चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और डीपी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था कि इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम कक्षा 9 का सारा हिंदी का कंटेंट कवर करने वाले हैं और भैया इस तरीके से कवर करेंगे कि आपकी आगे की कक्षाओं की भी तैयारी हो जाए और हिंदी को आप बहुत बारीकी से समझ पाएँ, बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ। क्योंकि हिंदी जहाँ तक है एक भाषा होने के साथ साथ एक अभिव्यक्ति का माध्यम भी है, यानी कि अच्छी अभिव्यक्ति का माध्यम भी भाषा होती है। तो आपकी अभिव्यक्ति पुष्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बारीकी से सीखें। तो इसी क्रम में भाई बढ़ते हैं आगे और आज के जो कक्षा है उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं दो बैलों की कथा। चूँकि बेटा ये कहानी जो है ना वो ली गई है प्रेमचंद के मानसरोवर से, जो उनका कहानी संकलन है उस वहाँ से। तो इस कहानी का अपना एक महत्व है। आइए समझ लेते हैं कि हम इस कहानी को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय के बाद हम पढ़ने वाले हैं पाठ परिचय, कि इस पाठ का वास्तविकता में क्या महत्व है, इस पाठ से हम क्या क्या सीखने वाले हैं। फिर हम पाठ की व्याख्या समझेंगे, यानी कि मूल पाठ को समझेंगे और पाठ संबंधी प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं लेखक परिचय के साथ। देखिए, ये जो पाठ है ना दो बैलों की कथा, ये इस पाठ को लिखा था प्रेमचंद जी ने। और प्रेमचंद जी हिंदी के जाने माने कहानीकार हैं। एक ऐसा कहानीकार जिसकी कलम से उस समाज का कोई भी हिस्सा नहीं छूटा है जिस समाज में रूढ़ियों पर लिखना जरूरी था। यानी कि कोई भी सामाजिक समस्या हो आपको कहीं ना कहीं प्रेमचंद की कहानियों के अंदर मिलेगी ही। एक प्रौढ़ कहानीकार थे। तो आइए समझते हैं कि उनके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हुई। देखिए, प्रेमचंद का जो जन्म था वो 1880 में हुआ था, यानी कि जब देश गुलाम था। और कहाँ हुआ था भाई? बनारस के लामही गांव में हुआ था। ठीक है, उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। देखो बेटा, यहाँ ना जितने भी आपको कहानीकार मिलेंगे, जितने भी साहित्यकार मिलेंगे, सबके जीवन में अभाव रहा है, सबके जीवन में संघर्ष रहा है और वो संघर्ष जब पन्नों पर उतरा तब उत्कृष्ट साहित्य बना। ठीक है, तो इसलिए हमेशा संघर्ष को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आपका संघर्ष आपको बनाता है। फिर देखिए आगे क्या क्या है। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो बेटा इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था। ठीक है, ये बात याद रखना, इनको ना उपन्यास, हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता था और ये उपमा ही है उनके लिए। ठीक है, उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ठीक है बेटा, तो ये तो था इनका छोटा सा साहित्यिक परिचय। अब बात करते हैं कहानी की, कि इस कहानी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले, इस कहानी का मेन उद्देश्य है क्या, क्यों ये कहानी आपके सिलेबस में रखी गई है। तो देखो बेटा, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहजता में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग किया है। देखो बेटा, है क्या, ये जो कहानी है ना, ये केवल और केवल एक कहानी नहीं है, इसके कई आयाम हैं। इस कहानी में कई तरीके के संदेश दिए गए हैं। जैसे सुनो, ये जो कहानी जिस समय लिखी गई थी
उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, यानी कि लोग आज़ादी पाने के लिए मरने मारने पर उतारू थे कि भाई कैसे भी हो हमें आज़ादी मिल जाए। तो उस दौर में इस कहानी को लिखा गया है। तो एक तो उसमें ये छुपा हुआ मैसेज था कि भाई आज़ादी के लिए हमें इस तरीके से संघर्ष करना चाहिए। दूसरा पहलू इस कहानी का ये था कि ये कहानी जो है वो आदमी और पशुओं के बीच के संबंध को दर्शाती है कि किस तरीके से एक पशु के बीच का और एक आदमी के बीच का संबंध होता है, किस तरीके से उस संबंध में उतार चढ़ाव आता है और आदमी कितना स्वार्थी होता है। ठीक है, तो ये भी एक दिखाती है। दूसरे तरीके से ये दिखाती है एक कहानी स्त्रियों के एक पक्ष को भी दिखाती है कि भाई उस समय का जो दौर था, ठीक है, उस समय के दौर में स्त्रियों की स्थिति बड़ी ही गिरी हुई थी कि भाई बड़ी ही दिक्कत में थी, क्योंकि समाज में रूढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, हम गुलाम थे। तो गुलाम समाज में, ठीक है, जब भी कोई भी समाज परतंत्र होगा, कोई भी देश परतंत्र होगा, तो स्वतः ही उस समाज में स्त्रियों पर अत्याचार जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उस समय भी स्त्री उत्थान के लिए भी कहानियों में इस स्थान को जगह दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से एक कहानी कई चीज़ों को दर्शाती है। ठीक है, अब इस कहानी के एंड में हम समझेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तथ्य हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं कहानी की ओर। यहाँ ना एक चीज़ और है बेटा कि हम जो भी कहानी पढ़ेंगे, हम जो भी पाठ पढ़ेंगे, अब उसको लाइन टू लाइन, ठीक है, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, ताकि आप साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। कहानी के बहुत से अच्छे मतलब जो अच्छे अच्छे शब्द आते हैं कहानी के अंदर, अच्छे अच्छे मुहावरे आते हैं, सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। चलिए बच्चों, तो देखिए होती है कहानी की शुरुआत भाई इस तरीके से। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, बुद्धिहीन यानी कि जिसमें बुद्धि नहीं होती, बुद्धि से हीन उसे कहते हैं बुद्धिहीन, बिना बुद्धि वाला। ठीक है, समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़, परले मतलब पहले दर्जे का, ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा बेवकूफ़ बोलना चाहें, तब परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहें तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ठीक है, तो बेटा ये था गधे की जो कहानी शुरू होती है वो होती है गधे के चित्रण से। क्योंकि देखो यहाँ ना एक मैसेज, हिडन हुआ मैसेज भी है कि जो भारतीय समाज है वो गधे की तरह हो गया था कि लोग कितना भी आंदोलन की तरफ जाएं पर कुछ वर्ग का सहयोग नहीं मिल रहा था। तो वो लक्षित करने के लिए कि भाई आज़ादी के आंदोलन में आप भी सहयोग दीजिए, ऐसे सहिष्णु लोगों को, या ऐसे जो शांत हो गए थे कि ना अच्छे में थे ना बुरे में थे, गधे की उपमा देकर उन्हें जगाने की कोशिश की गई थी कि जाग जा भाई, गधा बोल रहा हूँ तब जाग जा, आज़ादी में सहयोग कर दे। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब देखो बेटा यहाँ ना गधे के जो गुण हैं उसको बताया गया था। देखो व्यंग वही है जब चीज़ों को आप बड़े ही सरलता से, सहजता से कहें और बड़े ही हास्यात्मक भाव से आप सत्य कह दें। ठीक है, जहाँ जो होना चाहिए जब वहाँ वो नहीं होता है तभी व्यंग का जन्म होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से गधों के गुणों की स्तुति करते हुए उनकी तुलना ऋषियों से की गई है और फिर बाद में कहा गया है कि भाई इतना सहिष्णु, इतना सीधा है, जैसा है जो है सब में उसका काम चल जाता है। ठीक है, और यही गुण जो है ऋषियों में पाए जाते हैं, पर जो समाज है वो गधे को गधा कहता है ना कि ऋषि कहता है। तो इस तरीके से व्यंग कहा गया है कि भाई जो है जैसा है, ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था और हमें गुलामी से मुक्त होना था। ठीक है, तो इसीलिए उस समय गधों के माध्यम से उस वर्ग को टारगेट किया गया था जो बहुत ही शांत रहता था। फिर आगे स्थिति बताई गई है अफ्रीका की स्थिति और अमेरिका की स्थिति, क्योंकि वहाँ से उस समय ना ये था कि
ज़बरदस्ती लोगों को बाहर भेजा जाता था, ठीक है, हमारे देश से। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का राज था वहाँ वहाँ देश लोगों को भेजा जाता था, भारतीयों को भेजा जाता था मजदूरी करने के लिए। तो इसी क्रम में होता ये था कि बहुत सारे लोगों को अफ्रीका भेजा गया था काम करने के लिए, तो वहाँ उनकी स्थिति और ख़राब हो गई थी। और अमेरिका में तो भारतीयों का जाना ही प्रतिबंधित था, बहुत ही मुश्किल से जाने को मिलता था। तो इसी बात को उन्होंने एक व्यंग के माध्यम से लिखा था, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं कहानी के आगे और अब बढ़ते हैं मूल कहानी पर, ठीक है। देखिए हम्म चलिए, देखिए कहानी शुरू होती है बेटा झूरी से। झूरी जो है वो मुख्य किरदार है, ठीक है, जिसके पास दो बैल हैं, ठीक है। तो झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। तो बेटा यहाँ से कहानी शुरू होती है और कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि झूरी गाछी के दो बैल थे और बैल भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही हट्टे कट्टे, बहुत ही तंदुरुस्त थे, काम भी बहुत तेज तर्रार किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से बैलों के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है कि बैल किस तरीके के थे। अब देखिए आगे क्या होता है। दोनों अब देखिए होता क्या है बेटा, जब भी कोई दो लोग साथ रहें, ठीक है, जब भी कोई दो लोगों आपस में काम करें तो उनके अंदर मित्रता हो ही जाती है। तो जो बैल थे उनके अंदर भी भाईचारा आ गया था, एक के बिना दूसरा नहीं रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनके अंदर बहुत ही लगाव आ गया था। अब देखो आगे क्या होता है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं, ठीक है। भाई इस बात का ना विशेष महत्व है मतलब संवेदना के तल पर, कि भाई उनके अंदर कोई एक ऐसी शक्ति थी कि बिना बोले वो एक दूसरे की भाव को समझ जाते थे। और ये शक्ति मनुष्य के अंदर भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ होने का दावा करता है कि मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, इस चीज़ का दावा करता है। पर इस शक्ति से वह आज भी वंचित ही है कि किसी की पीड़ा क्या है, किसी का भाव क्या है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, कौन कैसा है, इस भाव को हम बिना व्यक्त किए समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात को प्रेमचंद जी ने दर्शाया। अब देखिए आगे क्या होता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। देखो बेटा होता क्या है कि जब दोस्ती ज़्यादा चरम पर आ जाती है, पक्की हो जाती है, तो एक आध बार तो लिपड़ंत हो ही जाती है, ठीक है, एक आध बार तो धक्का मुक्की हो ही जाती है। और वो धक्का मुक्की लड़ाई के भाव से नहीं, प्रेम के भाव से होती है। और फिर ये तो बैल हैं, बैल का तो काम ही है हल जोतना और लड़ाई करना, ठीक है। तो एक हल्का सा धक्का धुप्पा भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब देखो आगे क्या होता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर ही रहे। दिन भर के बाद दोपहर संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सूंघकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो बेटा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था कि बैलों में कितना लगाव था, कि भाई एक खाएगा तो दूसरा खाएगा, एक नहीं खाएगा तो दूसरा नहीं खाएगा, हंसी मजाक होता रहता था, बैलों के बीच में घनिष्ठता थी। अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पे, जहाँ से रियल कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। देखो हर कहानी में दो चीज़ें होती हैं। एक कहानी की शुरुआत जो एक आध पेज में चलती है, तो वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर अगले पेज से टर्न होती है कहानी अपनी रियल कहानी की ओर, कि कहानी का मूल तत्व क्या है। तो इस कहानी का मूल तत्व ये है कि झूरी जो होता है वो अपने दोनों बैलों की गोई को भेज देता है कहाँ, अपने ससुराल, जो उसका साला होता है गया के पास। और गया जो होता है वो उन बैलों से काम लेना चाहता है। पर यहीं से बेटा होता ये है कि जब वो
मोती को और हीरा को भेज रहा होता है, तो उनके मन में ये भाव आ जाता है, बैलों के मन में, कि यार इसने तो हमें बेच दिया भाई, झूरी की हमने इतना सेवा की, इतना सब कुछ किया झूरी के लिए, और झूरी ने हमें बेच दिया। और जब ये बात दोनों के मन में आ जाती है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। और जो गया होता है वो उनको ले जाने लगता है, पर गया को भी ना बैलगाड़ी ले जाने में पसीना छूट जाता है, बैलों की जोड़ी ले जाने में पसीना छूट जाता है, ठीक है। और पता है वो क्या करता है कि बैलों को आगे से खींचता है तो बैल पीछे की तरफ भागते हैं, वो पीछे से खींचता है तो बैल आगे की तरफ भागते हैं। अगर वो मारता है बैलों को तो बैल जो है ना वो सींग झुकाकर हुकारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको ना बैलगाड़ी को ले जाते शाम हो जाती है और दांतों तले पसीना आ जाता है, मतलब बड़ी ही परेशानी से, बड़ी ही दिक्कतों के साथ वो शाम तक अपने घर पहुंच पाता है, ठीक है। और यहाँ ना बैल भी क्या सोच रहे होते हैं मन ही मन कि भाई ये तो मेरे साथ गलत हुआ। अब इसी बात को ना प्रेमचंद ने बताया इस तरीके से कि अगर बैल मुंह बोल पाते तो वो जरूर ये कहते कि हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल कर था, हमने कभी दाने की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से इस विचार को लेते हुए कि भाई तुमने तो बेच दिया, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, कभी कुछ नहीं कहा, और तुमने इस तरीके से हमारे साथ बहुत गंदा काम किया, हमें बेच दिया। ये बात बैल मन में सोचते जा रहे हैं, और शाम को कहाँ पहुंच गए, गया के घर, यानी कि अपने नए घर, यानी कि अपने नए स्थान पे। अब देखो आगे क्या होता है भाई, बैल जो थे वो दिन भर के भूखे थे, ठीक है। अब देखो क्या होता, बैल दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला, दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, ठीक है, सोता पड़ गया मतलब बेटा सारा गांव सो गया। इस वाक्य अंश का प्रयोग एक मुहावरे की तरह होता है, सोता पड़ना यानी कि सारा गांव सो जाना, ठीक है, ठीक। तो दोनों ने जोर मारकर पगहे, पगहे मतलब जहां उनको बांधा जाता है, जैसे खूंटा, ठीक है, तो जहां बैलों को बांधा जाता है वो जगह, पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई, एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब देखो भैया होता क्या है कि बैलों का नहीं लगता है मन, वहाँ सोचते हैं कहाँ फंस गए यार। भाई हर आदमी के साथ यही होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि भाई इधर से कब अपने घर चले जाएं। होता है ना कि भाई हम कभी पढ़ने के लिए कहीं नई जगह चले जाएं, जैसे आप लोग कोटा चले जाते हैं, कई लोग IIT JEE की तैयारी करने के लिए, तो मन नहीं लगता शुरू शुरू में। ऐसा ही हाल बैलों का था कि भाई उनका भी मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा क्या किया कि दिन भर पड़े रहे और रात में खूंटे तोड़े और अपने घर वापस। अब जब झूरी सुबह सोकर उठा तो भाई सोच रहा था, जैसे उसने देखा कि चरनी पर दोनों बैल खड़े हैं, तो झूरी तो बढ़िया खुश हो गया था, अरे कि भाई बैल वापस आ गए। पर बैल बड़े विद्रोही स्वर में स्नेहमय थे कि भाई तुमने हमें छोड़ दिया, तुमने हमारे साथ ऐसा किया। और जब ये खबर गांव में फैल जाती है कि भाई झूरी के जो बैल थे वो वापस आ गए हैं, तो वहाँ जो बच्चे थे वो भाई उनका बड़ा स्वागत करते हैं। ये कहानी जो होती है कि भाई बैल वापस आ गए हैं, ये चर्चा पूरे गांव में फैलाते हैं, और उनका जो होता है अभिवादन होता है। और अभिवादन भी किस स्टाइल में, कोई अपने घर से खाने के लिए कुछ लाता है, कोई अपने घर से खाने के लिए कुछ लाता है, तो इस तरीके से बैलों का अभिवादन होता है। पर बैलों के वापस आ जाने से एक आदमी बड़ा दुखी था, और वो था कौन, झूरू की पत्नी और गया की बहन। क्यों भाई, क्योंकि जो बैल थे ना वो उसके भाई के घर से भाग के आ गए थे, तो वो भी भाई कि बताओ ऐसा किया कि हमारे घर पहुंचाया, हमने भाई के घर पहुंचाया, और बैलों ने काम नहीं किया, बस पगे तोड़ाए और भगाए। तो इस बात से वो बड़े ही, उसकी पत्नी बड़ी ही दुखी थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, तो देखो इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम है बैल कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए।
झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, बल्कि रगड़कर काम में जोतते भी हैं। तो देखो बेटा, होता ये है कि बैलों के वापस आ जाने से झूरी की जो पत्नी है वो हो जाती है गुस्सा और कहती है कि भाई ये तो नमक हराम है। और जब ये बात वो सुनता है झूरी, तो उसको बड़ा दुख होता है कि भाई मेरे बैल जो हैं इतना काम करते हैं, मेरी पत्नी ने तो उन्हें नमक हराम कर दिया। तो उसको वो प्रत्युत्तर देता है कि भाई ऐसे क्यों कह दिया? तो वो कहती है कि भाई मेरे भाई के घर इन्होंने काम ही नहीं किया। तो झूरी ये कहता है कि भाई काम इसलिए नहीं किया होगा कि तुम्हारे भाई ने ढंग से खिलाया नहीं होगा, पिलाया नहीं होगा, उस तरीके से सेवा नहीं की होगी। तो देखो, वो वापस ये कहती है झूरी से कि भाई तुम जैसे बुद्धू सब नहीं है, जानवर से किस तरीके से काम लेना है, क्या कराना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं आती, लेकिन उनको आती हैं, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा काम कराते होंगे तो इसलिए भाग आए। तो इस तरीके से इन दोनों का संवाद चलता है, जिसका सार ये है कि अगर कोई जानवर आपके काम का नहीं है या आपके मन का नहीं चल रहा है, तो उसी का मालिक जो होता है ना, उसके अगेंस्ट हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि झूरी की पत्नी सिर्फ इसलिए कि भाई बैलों का मन नहीं लग रहा था, वापस आ जाती हैं बैलों को नमक हराम कह देती है, ठीक है। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति को भी दिखाता है कि जब कोई चीज़ मनुष्य के काम नहीं आती है तो मनुष्य उसे ना एकदम हीन भाव से देखना शुरू करता है, ठीक है। अब देखो, बढ़ते हैं कहानी की आगे क्या होता है। भाई देखो, फिर आगे ये होता है कि ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे की सेवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद दी गई कि बैलों को खली भूसा दिया जाए, खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, ठीक है बेटा। तो होता यह है कि भाई मालकिन की चलती थी, मालकिन के घर से ये लोग भाग आए थे बैल, तो उसने भी ये सोच लिया कि भाई इनके साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब सूखा सूखा भूसा मिलेगा, खाना है खाओ और जाओ। और जो उनकी सेवा करता था, जो नौकर था, उसको सीधा बोल दिया कि इनको खली वली मत देना। पर झूरी ने मजूर से कहा, मतलब जो उनके घर नौकर था उससे कहा कि भैया ऐसा करो, थोड़ी बहुत खली डाल दो, ठीक है। भाई जानवर है, खाने के लिए तो चाहिए, क्योंकि बैलों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तभी वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो मजदूर ये कहता है कि मालकिन मुझे ही मार डालेगी, ठीक है, कि भाई अगर मैं दे दूंगा तो वो मुझे डांटेगी, इससे अच्छा है दो ही मत, ठीक है। वो कहता है ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी होगे, ठीक है, यानी कि भाई बाद में तुम उन्हीं का पक्ष ले लोगे। ये तो उसने बहुत तार्किक बात कही, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ से कहानी का ना बेटा दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये जो कहानी है वो अलग अलग हिस्सों में लिखी गई है, ठीक है। तो अच्छी कहानी इसी तरीके से लिखी भी जाती है। अब देखो आगे क्या होता है दूसरे हिस्से में। दूसरे दिन जो होता है वो गया वापस आ जाता है कि भाई कैसे भी करके बैलों को लेके जाना है। अब क्या करता है, अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। तो बेटा यहाँ ना हीरा और मोती दो बैल थे। तो मोती जो है ना वो बहुत ही अग्रेसिव होता है, बहुत ही गुस्से वाला होता है, ठीक है। पर हीरा जो होता है वो बहुत ही सहनशील होता है। मोती गाड़ी को गिराना चाहता था पर हीरा संभाल लेता है उस गाड़ी को। अब देखिए आगे क्या होता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर
खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। तो देखो बेटा, यहाँ होता ये है कि गया ले जाता है इनको अपने घर, और गया के घर एक और जोड़ी होती है। तो वो मोती को और हीरा को तो उस तरीके से ट्रीट नहीं करता, पर जो उनके खुद के बैल होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। तो उन बैलों को ये आज याद आ जाती है कि जो हमारा मालिक था, यानी कि जो झूरी था, उसने कभी हम पर अत्याचार नहीं किए, ठीक है, हमें बड़े ही प्यार से रखा। और जानवरों के अंदर ये क्वालिटी होता है कि आप उन्हें जितना प्यार दीजिएगा वो उतने आपके बनकर रहेंगे। मनुष्यों में ये क्वालिटी नहीं होता है। मनुष्यों को, यानी कि आदमियों को आप जितना प्यार कीजिएगा, कभी ना कभी आदमी आपको धोखा दे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जानवरों के अंदर ये क्वालिटी होता है कि आप जितना प्यार कीजिएगा किसी भी जानवर को, ठीक है, वो उतना आपका बन के रहेगा, ठीक है। तो यही कहानी के अंदर दिखाया गया है कि भाई उनको अपने घर की याद आती है, उन्हें ये याद आता है कि जो हमारा पहले का मालिक था वो कितना अच्छा था, मैं किस तरीके से रख रहा था। अब कहानी बढ़ती है आगे, सुबह होती है और इनको खेत में ले जाया जाता है, हल में जोता जाता है, पर दोनों काम नहीं करते हैं। तो भाई उनको मारा भी जाता है, क्योंकि बैलों के साथ ये कॉमन होता है कि कहीं भी बैल को आप ले जाइए, जब वो नया जगह जाता है तो ढंग से काम करता ही नहीं है। तो उसको ना क्या किया जाता है, फिर टॉर्चर किया जाता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति दिखाई जा रही है यहाँ इस कहानी में, कि मनुष्य जो होता है वो किस तरीके से व्यवहार करता है जानवरों के साथ, ठीक है। तो इसी क्रम में होता ये है कि जब हीरा को मार पड़ती है, ठीक है, तो मोती जो होता है वो हल बखर लेके सब दौड़ लगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूरा दिन निकल जाता है। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब बड़ी मार पड़ेगी। तो देखो बेटा, यहाँ ना दोनों भाग जाते हैं, पर दोनों के गले में रस्सियां होती हैं, तो दोनों को पकड़ लिया जाता है, और पकड़े जाने के बाद दोनों की जमकर सुटाई होती है, ठीक है। जानवरों के साथ ये होता रहता है कि मनुष्य जो है, जब भी आदमी किसी जानवर को को काबू नहीं कर पाता है तो उस पर जुल्म तो जरूर करेगा, ठीक है। चाहे आप सर्कस में देख लो, या खेती बाड़ी में देख लो, या कहीं भी देख लो, कि मनुष्य के हाथ जब भी जानवर लगा है तो मनुष्य ने उस पर जुल्म ही किया है, ठीक है। अब भाई हीरा कहता है मोती से कि मार पड़ेगी, तो मोती कहता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। ये भी बात है कि भाई बैल को तो मार पड़ती ही है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ एक गहरी बात कही गई है कि उसके गया के साथ जो लोग थे वो मोती को और हीरा को पकड़ने आते हैं। तो मोती जो है वो हीरा से ये कहता है कि भाई मार पड़ेगी। तो हीरा कहता है भाई हम भी मारेंगे, इसमें क्या बात है। फिर आगे ना हीरा ये कहता है कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। अब हमारी जाति का ये धर्म नहीं मतलब पशु जाति का ये धर्म नहीं है कि वो मालिक को पलट कर मारे। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे आपके घर में आप किसी भी जानवर को ओन करते हो, चाहे वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, वो कभी भी पलट के कितना कुछ भी हो जाए वो आपको नहीं नुकसान पहुंचाता। ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। जैसे आप घर में कुत्ता पाले हैं तो कुत्ता सबको भौंकेगा पर अपने मालिक को नहीं भौंकता है। घोड़ा है, किसी को भी घोड़ा ना अपने ऊपर जगह नहीं देता है, पर उसके मालिक को वो स्पेशली जगह देता है, ठीक है। जैसे घर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो घोड़ा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जानवरों की प्रवृत्ति को बताया गया है कि जानवर जो होते हैं वो अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि उसमें भलाई है या अच्छाई है, ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसीलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी।
दोनों दिन भर जोतते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो देखो बेटा, यही सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है, हमेशा की चीज़ें जो हैं बार बार वही होती रहती हैं। खेत जोता जाता रहता है, सूखा भूसा मिलता है। इसी बीच क्या होता है कि जब शाम का भोजन उन्हें दिया जाता है तो एक लड़की आती है, उन्हें 2 रोटी देकर चली जाती है, एक एक रोटी देकर चली जाती है। और ये जो लड़की होती है वो गया के ही परिवार की होती है, भैरव की बेटी होती है। इसकी माँ मर चुकी होती है और ये सौतेली माँ के साथ रह रही होती है। तो सौतेली माँ जो होती है वो इस लड़की पर बहुत सारे अत्याचार करती है। तो इसको पता होता है कि संवेदना क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, और इसी संवेदना के कारण वह जो होती है वह बैलों को एक एक रोटी दे जाती है। तो इसी के कारण होता यह है कि बैल जो है उसी प्रेम भाव के कारण वहाँ से भागना चाहते नहीं है, ठीक है। और इतना सब कुछ होने के बाद, एक एक रोटी खाने के बाद भी बैल जो है वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहते हैं। कहानी बढ़ चलती है आगे, ठीक है। देखो, अब दोनों फिर से बात करते हैं, भाई आपस में अब क्या करना है, ठीक है। फिर कहते हैं कि भाई एक हाथ को उठा के फेंक ही देते हैं, क्योंकि बैल तो बैल है, मारने से कहाँ बचेगा। तो वो भी ये सोचता है कि कैसे भी करके उठा के इनको फेंकना ही है, अब तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो, यह भूले जाते हो। बेटा, ये इस लाइन का ना बहुत गहरा मतलब है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। देखो, यहाँ ना 2 मैसेज जाते हैं। एक तो ये कि स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। एक मैसेज ये जाता है जो तत्कालीन समय के लिए है कि उस समय स्त्रियों की बड़ी ही दशा खराब थी, तो उन्हें सम्मान की भावना से देखा जाए, उन्हें यथेष्ट सम्मान दिया जाए, ठीक है। तो इस लाइन के 2 मतलब निकलते हैं कि भाई स्त्री कैसी भी हो पर उसको सम्मान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ये वही औरत थी जो अपनी सौतेली बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, पर उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, या बैलों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ठीक है। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें क्या। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो भैया दोनों करते हैं भागने की प्लानिंग कि इस घर से भागना है। अब होता यह है कि बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बंधे रहते हैं, पर रस्सियां जो हैं वो टूटना आसान नहीं है। तो भाई हीरा एक जुगाड़ बताता है कि पहले रस्सियों को चबा लो फिर तोड़ दो। अब देखो इसके आगे क्या होता है। देखो, रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं, ठीक है बेटा। तो देखो, जब जानवर ना, खासतौर पर बैल, ज्यादा प्रेम दिखाएंगे तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती है, ठीक है। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गरवाए खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब देखो बेटा, होता यह है कि लड़की इन दोनों को खोल देती है, ठीक है, और उससे कहती है बैलों से कि भाग जाओ। पर बैल जो होते हैं ना, वो लड़की के प्रेम में इस तरीके से विभोर हो जाते हैं कि वही खड़े रहते हैं कि भाई अगर हम भाग जाएंगे तो इस लड़की को मार पड़ेगी। तो लड़की भी बदमाश होती है। लड़की क्या करती है कि इनको खोलने के बाद पीछे से चिल्ला देती है कि दादा बैल भाग रहे हैं, पकड़ो, ठीक है। और जैसे ही बैल ये सुनते हैं, वहाँ से दौड़ लगा के भाग देते हैं कि भाई ये तो और बदमाश है। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और दोनों बैल जो हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते पहुँचते हैं एक मटर के खेत में। अब जब बैल मटर के खेत में पहुंचते हैं
तो भैया बेतहाशा भूख लगी थी क्योंकि खाने तो कुछ मिला ही नहीं था, तो वहां जाकर दबा कर मटर खाते हैं, ठीक है, और पेट भर के कुलाचे भरते हैं, ये वो थोड़ी बहुत मस्ती की। पर फिर उन्हें सुनाई देती है एक दूर से सांड की आवाज़ कि भाई एक मस्त सा सांड, ताकतवर सांड चला आ रहा है। और जब वो सुनते हैं, सांड का झड़कना सुनते हैं, तो भाई सोचते हैं कि यार अब बचने का उपाय नहीं है, क्योंकि सांड है तो लड़ेगा जरूर। तो भाई हीरा मोती से कहता है कि अब क्या करना है। तो मोती कहता है कि भाई जुगाड़ बनाते हैं। हीरा कहता है कि अब जुगाड़ बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि जब सांड से लड़ाई होगी ना, तो हम दोनों मिलकर उसके दबोच लेंगे। जब वो तुम्हारी तरफ बढ़ेगा तो हम दबोच लेंगे, और जब हमारी तरफ बढ़ेगा तो तुम दबोच लेना। तो यहाँ दोनों क्या करते हैं कि टेक्निक लगाते हैं और उस सांड को भगा देते हैं मार के। तो इस तरीके से सांड भाग जाता है। और बेटा यहाँ एक मैसेज भी आता है कि एकता में शक्ति है। जिस तरीके से मोती और हीरा दोनों मिलकर सांड को भगा देते हैं, उस तरीके से एक मैसेज भी आता है कि भाई एकता में शक्ति है। देखो अब कहानी क्या होती है कि भाई कहानी और आगे बढ़ी, सांड को भगा दिया, और इस विजय के उपलक्ष्य में दोनों मटर के खेत में चर रहे होते हैं। तो चरते चरते उस खेत का मालिक आ जाता है, तो दोनों में बैल चल रहे होते हैं, जिसमें से हीरा दौड़ लगा देता है, ठीक है, लेकिन मोती फंस जाता है वहीं। तो मोती को देखकर हीरा वापस आ जाता है और दोनों को ले जाके कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब कांजी हाउस बेटा यहीं से कहानी का एक और भाग देखने को मिलता है, ठीक है। कांजी हाउस यानी कि वो जगह होती है जहां आवारा जानवरों को कैद कर लिया जाता है, यानी कि एक तरीके से आवारा जानवरों की जेल होती है, ठीक है। और इस जेल की हालत इतने बदतर होते हैं कि कुछ मत पूछिए। आदमी का जेल तो फिर भी अच्छा होता है, इनका जेल यानी कि जो कांजी हाउस जहाँ पशु रखे जाते हैं कांजी हाउस में, वो बहुत ही गंदी जगह होती है, ठीक है। ना जानवरों को ढंग से खाने दिया जाता है, ना किसी तरीके की कोई सुविधा होती है। कई दिनों तक जानवर जो हैं वो भूखे बंधे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जो है वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। देखो हम्म ये भी आगे बढ़ गए हम तो। चलो भैया, अब देखो दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा था कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका ना मिला। तो भाई वो कांजी हाउस में हो जाते हैं कैद, और जब कांजी हाउस में कैद हो जाते हैं, ठीक है, तो कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। और उन्हीं के आसपास जो होते हैं वो बहुत सारे जानवर बंधे होते हैं। जैसे समझ ही ना आता यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकि ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इसमें क्या तृप्ति होती, ठीक है। तो बेटा यहाँ कांजी हाउस की स्थिति बताई गई है कि बहुत सारे जानवर थे, पर खाने पीने के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था। और इस स्थिति में कैसे कोई जानवर काम करेगा, कैसे जिंदगी चलेगी, ये एक विषय था। अब देखो भाई दोनों फिर से, हीरा के दिल में भाई विद्रोह की भावना आ जाती है इसी चीज को देखकर, कि हीरा सोचता है कि यार ये कहाँ आ गए, अब तो यहाँ से निकलना जरूरी है, ठीक है। और मोती से वो क्या बोलता है कि भैया अब सहा नहीं जाता। तो मोती कहता है, मोती ने भी हाँ में सर हिला दिया और कहा कि भैया अब तो प्राण ही निकल रहे हैं, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उपाय अपनाना पड़ेगा। तो भैया उपाय ये करते हैं दोनों कि आओ दीवार तोड़ देते हैं। कांजी हौज की जो दीवार होती है उसको तोड़ने का एक उपाय निकाला जाता है। चूंकि वो दीवार मिट्टी की थी, ठीक है, और मिट्टी की दीवार बहुत जल्दी से टूट जाती है। तो भाई दोनों ट्राई करते हैं। अब देखो आगे क्या होता है कहानी के अंदर, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सारी अकड़ निकल गई। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होता। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींगों दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने
लगी। उसी समय कांजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अब देखो बेटा, यहाँ एक चीज़ और है। हीरा जो होता है वो दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच में जो कांजी हौज का चौकीदार है वो हाजिरी लेने आता है सब जानवरों की, और मोती को ये सब करते हुए देख लेता है और मोती को भयंकर मारता है। ठीक है, और मारने के साथ साथ उन्हें ना बंद भी कर देता है। ठीक है, अब देखो इस बात पर सॉरी हीरा को मारता है, तो इस बात पर मोती कहता है कि मार की मार पड़ी और कुछ मिला नहीं। तो फिर देखो आगे हीरा क्या कहता है। हीरा ये कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, यानी कि जितनी मुझ में ताकत थी उतना काम तो मैंने कर ही दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। अब भाई वो भी ये कहता है कि भाई ऐसा जोर क्या ही मारना मोती कि तुम खुद चक्कर में फंस गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितनी ही बंधन पड़ती जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ जो संवाद है ना, ये स्वतंत्रता संग्राम को भी उजागर करता है कि भाई उस समय जो भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करता था, जो भी क्रांतिकारी कुछ प्रयास करता था, उसे मार पीट कर जेल में बंद कर दिया जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो वही बात जो है वो एक प्रत्यय के रूप में कही गई है, एक कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ बताया गया है चीज़ों को एक लक्षणा देकर कि भाई तुम स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष तो कर रहे हो पर मिल नहीं रही, उससे ज़्यादा तुम्हें कष्ट और दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के उत्तर में मोदी कहता है कि भाई जितना मुझ में दम है मैं तो करूँगा, चाहे जीवन ही चला जाए। तो यहाँ कहानी केवल और केवल जानवरों के छूटने की नहीं है, यहाँ छुपा हुआ संदेश भी है। ठीक है, अब देखो, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो बस सब मारे जाएंगे। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब भाई दोनों तैयार हो गए। ठीक है, अब मोती ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया। मोती देखो क्या करता है, मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिरकार कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। ठीक है, तो थोड़ी सी दीवार वहां से गिर गई और इसी दीवार के सहारे उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए। तो उस पर हीरा कहता है कि तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ ना एक गहरी बात कही गई है गधों के बारे में, और गधों के माध्यम से समाज में पड़े सुस्त लोगों के बारे में, कि हीरा सबको भगाता है और कहता है गधों से तुम भी भागो, तो गधे कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं भागेंगे जी, हम पकड़े जाएंगे तब। तो हीरा कहता है जब पकड़े जाओगे अभी तो भागो, पर वो नहीं भागते हैं। ठीक है, तो हीरा कहता है हे भगवान, इनके लिए इतनी मेहनत करी थी। ठीक है, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हीरा, हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम पर विपत्ति आई है तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो देखो बेटा, होता यह है कि हीरा मोती दोनों के बीच संवाद चल रहा है कि भाई दीवार तो गिर जाती है, हीरा निकल जाता है, पर मोती फंस जाता है। ठीक है, तो मोती ये कहता है कि तुम जाओ, अब तो मैं फंस ही गया हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तो हीरा ये कहता है कि मैं इतना भी वो नहीं हूँ गिरा हुआ आदमी कि भाई तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, क्योंकि जब मटर के खेत में तुम फंस गए थे तो तुम मेरे लिए नहीं गए थे। ठीक है, तो आज मैं कैसे चला जाऊँ? तो बेटा ये था दोस्ती के अंदर का भाव। अब देखो आगे क्या होता है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे
मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। तो देखो बेटा, होता यह है कि अंत में जब मोती और हीरा दोनों नहीं भागते हैं तो मोती जो होता है वो गधों को मार मार के वहां से भगा देता है और बाद में आके हीरा के पास बैठ जाता है। ये बात जब बाहर पता चलती है, यानी कि कांजी हौज के जो कर्मचारियों को पता चलता है, तो भैया उन दोनों की बड़ी जोरदार मरम्मत होती है। ठीक है, मरम्मत मतलब मारपीट उनके साथ होती है, क्योंकि जानवरों के साथ मारपीट होना एक आम बात है, लोग मारते ही रहते हैं, वो भी निर्दयी भाव से। वो ये बात समझते ही नहीं है कि जानवर जो होता है वो भी जीव ही है, उसे भी दर्द होता होगा। ठीक है, तो बेटा ये बात होती। फिर देखो आगे क्या होता है। एक सप्ताह बाद दोनों मित्र वहां बंधन में पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तन भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता। तो देखो बेटा, होता यह है कि इस अपराध के परिणाम स्वरूप उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, बस पानी पिलाया जाता है। फिर होता यह है कि बेटा अगले समय ना इनकी नीलामी के लिए डुगडुगी बजाई जाती है। ठीक है, होता क्या था, उस दौरान ना कांजी हौज में जानवरों को नीलाम कर दिया जाता था। तो जब इनकी नीलामी होती है तो कोई किसान तो इन्हें खरीदता नहीं, क्योंकि बूढ़े मरियल से बैलों को कौन किसान खरीदेगा, पर एक डड़ियल सा आदमी ने खरीद लेता है। ठीक है, और इन्हें अपने साथ ले जाता है। और ये जो बैल होते हैं ना, ये दोनों सोचते हैं कि भाई, उसको देखकर ये समझ जाते हैं कि ये 100% कसाई है और अब मरना ही है, क्योंकि ये काट के खा जाएगा। ठीक है, तो जब ये बात सोच रहे होते हैं दोनों किसान, ठीक है, तो आगे ये होता है भाई कि ये आदमी अब हमें मारेगा। अब देखो होता क्या है आगे कहानी में, दोनों मित्र नीलामी हो जाती है और जो दड़ियल होता है वो उनको खरीद लेता है और दोनों को अपने साथ रास्ते पर ले जाया जा रहा रहता है। होता ये है कि जब ये उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो और सारे जानवरों को खेलते हुए देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं, तो इनके मन में ये विचार आ जाता है कि यार, ये सारे जानवर जो है ना हंस खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूं, या इनको दया नहीं आती कि हम मरने जा रहे हैं और ये सब जो है वो खेल रहे हैं। तो भाई जब ये विचार आता है दोनों के अंदर, तो दोनों एक चीज़ और देखते हैं कि भाई ये जो रास्ता है ना, ये सारा रास्ता तुम्हारा जाना पहचाना सा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो रास्ता है ये हमारा जाना पहचाना है। तो दोनों को ध्यान आ जाता है कि ये वही रास्ता है जो हमारे घर तक जाता है, यानी कि झूरी के घर तक जाता है। तो जब ये दोनों बातें बैलों को समझ में आ जाती हैं तो क्या करते हैं, झट से वो डड़ियल से अपना पीछा छुटाते हैं, डड़ियल को फटकारते हैं और वहां से दौड़ लगाकर घर की ओर चल देते हैं। अब देखिए क्या होता है भाई, जब जैसे ही दोनों कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, कहाँ पहुंचे भाई, जैसे ही उन्हें रस्सी वस्सी छुड़ा के सीधा अपने घर के पास पहुंचे तो देखते हैं कि भाई झूरी जो है वो उनका इंतजार कर रहा रहता है, यानी कि झूरी घर के बाहर देखता है कि भाई दोनों बैल आ गए हैं। और इस बात से झूरी बड़ा खुश होता है। बैल भी जो होते हैं वो झूरी को चाटते हैं और बड़ा ही अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। और इसके पीछे पीछे दड़ियल भी आ जाता है, यानी कि वो कसाई आता है कि भाई ये बैल तो है वो हमने नीलामी में लिए हैं। तो झूरी बोलता है कि भाई तुमने कहीं कुछ भी लिया हो पर बैल तो अपने हैं। इस बात पे ना मोती क्या करता है, दौड़ा देता है दड़ियल को, यानी कि कसाई को दौड़ा देता है। और ये सब देख कर ना लोग बड़ा ही आनंद लेते हैं कि दड़ियल बड़ा प्रयास करता है बैलों को ले जाने का, पर बैल दौड़ा दौड़ा कर उसे भगा देते हैं। तो इस तरीके से दड़ियल जो है वो भाग जाता है। ठीक है, और कहानी आगे बढ़ती है। अब देखो सब गांव के लोग ये सब तमाशा देख ही रहे थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसी कहानी का जब एंड होने लगता है, ठीक है, तो मालकिन जो होती है, उस घर की जो स्त्री होती है, वो आती है और दोनों बैलों का माथा चूम लेती है। ठीक है, तो यहाँ ना बेटा स्त्रियों का एक इमेज दिखाया गया है कि स्त्रियां कितनी भी कठोर हृदय वाली क्यों ना हो, स्थितियों के बाद उनके अंदर एक करुणा होती ही है। ठीक है, तो ये था बेटा कहानी, जिसको आपने पढ़ा, जिसको आपने समझा। अब ये कहानी ना क्या मैसेज देती है ये चीज़ भी समझ लो। ये कहानी 3 तरीके के मैसेज देती है। एक तो ये देती है सीधा सीधा
जिस समय ये कहानी लिखी गई थी कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। वो व्यक्ति जो है ना, जो गधे की जो उपमा दी गई है वो ऐसे व्यक्तियों को दी गई है जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो गधा कहता है कि ना भागेंगे तो पिटेंगे, इसी तरीके से कि अगर आंदोलन करेंगे तो पिटेंगे। तो ऐसे निराश वर्ग को प्रेमचंद ने गधा बना के लिखा है कहानी के अंदर। फिर दूसरा प्रेरणा दी गई है, दूसरा जो पॉइंट था कहानी का, जो नैरेटिव था, वो ये था कि मनुष्यों और जानवरों के बीच के संबंध को दर्शाया गया है कि किस तरीके से मनुष्य जानवरों से प्रेम भी करता है, पर जब मनुष्यों के बस में जानवर नहीं होते हैं, यानी कि जब मनुष्य जो है वो जानवरों से काम नहीं ले पाता तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी करता है। और तीसरी जो स्थिति बताई गई है वो स्त्रियों के प्रति बताई गई है कि समाज में उन्हें सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि स्त्रियों के अंदर करुणा भी अधिक होती है। वही मालकिन जो बैलों पर क्रोध कर रही थी, कहानी के अंत में जाकर वही मालकिन उन बैलों से प्रेम भी दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी के 3 भाग दर्शाए गए थे, 3 उद्देश्य थे जो हमने समझे कहानी के अंदर। तो बेटा ये था कहानी। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की और बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसी क्रम में पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। अब इस बात को समझ लो। कांजी हाउस वह स्थान है जहां आवारा पशुओं को रखा जाता है। कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी भी ली जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कांजी हाउस में पशुओं की दर्ज संख्या कितनी है, ताकि उनकी नीलामी की जा सके। तो देखो बेटा यहाँ 3-4 चीज़ों के कारण हाजिरी ली जाती है। पहली चीज़ तो पशुओं की संख्या प्राप्त हो जाए, दूसरी चीज़ ये पता चल सके कि कौन सा पशु स्वस्थ है, कौन सा पशु बीमार है, तीसरा चीज़ ये कि भाई उनका रखरखाव भी करना होता है। ठीक है, और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई उनकी नीलामी और सारी चीज़ों को समन्वय करने के लिए भी इनकी हाजिरी ली जाती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा। तो बेटा उसका सीधा सीधा कारण ये था कि छोटी बच्ची की माँ का स्वर्गवास हो चुका था। सौतेली माँ जो थी वो बच्चों को, यानी कि उस बच्ची पर बहुत ही जुल्म कर रही थी, वह बड़े ही कष्ट रहते हुए अपनी माता के साथ रह रही थी। तो ऐसी ही कुछ स्थिति थी बैलों की। अब यहाँ ये होता है कि सेम स्थिति थी दोनों की, यानी कि बच्ची भी कष्ट सह रही थी, बैल भी कष्ट सह रही थी। तो बच्ची जो थी वो इनकी संवेदना को समझ पा रही थी, इसलिए वो जो थी बैलों पर उसका प्रेम उमड़ा। वो कहते हैं ना, एक वो है पद है कि घायल की गति घायल जाने कीजण लागी होए, जौहर की गति जौहर जाने कीजण जौहर होए। ठीक है, तो इस तरीके से कि भाई जिसकी जो गति है वही समझ पाता है कि जब वह गति किसी दूसरे के मन के अंदर भी हो। तो बेटा ये इस प्रश्न का उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो देखो भैया कहानी के सामने कौन कौन सी ऐसी नीतिपरक बातें हैं जो आपसे कहानी का मूल आधार बनती है। तो देखिए इसमें से पहली बात यह है कि स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इसके लिए संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करना चाहिए। दूसरी नीति विषयक बात यह है कि अत्याचार बिल्कुल शांत होकर नहीं सहना चाहिए। अगर कोई आप पर अत्याचार करता है तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक कोमल मन ही किसी दूसरे मनुष्य की पीड़ा और संवेदना को समझ सकता है। ठीक है, यहाँ जो मोती और हीरा जो हैं उनकी पीड़ा को एक बालिका समझती है क्योंकि उसका मन कोमल है, वो भी उसी पीड़ा से गुजर रही है। ठीक है, फिर देखो आखिरी बात क्या कही गई थी कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है। हीरा कहता है ना कि भाई और जात पर सिंह चलाना मना है। ठीक है, फिर सबसे अंत में क्या है, मानव एवं पशुओं में भी संवेदना का गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो ये संबंध भी बालिका और उससे दर्शाया जाता है। झूरी का बैलों से संबंध, बालिका का बैलों से संबंध, इस पूरे के पूरे संबंध को दर्शाता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो भैया देखो सीधी सी बात है कि साधारणतः गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है, अन्याय के प्रति आक्रोश प्रायः सभी में होता है, परंतु गधा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है, कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा।
तो कुल मिलाकर ये है बेटा कि गधे को गधा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बुद्धिहीन होता है, पर प्रेमचंद इसको पलट देते हैं, कहते हैं उसमें सारे गुण साधुओं के समान हैं, इसलिए गधे को गधा नहीं कहना चाहिए, उसे एक ऐसा जानवर कहना चाहिए जो बहुत ही सरल और सीधा है। इसी बात को वो कहते हैं कि जीवन में ज़्यादा सरल होना, ज़्यादा सीधा होना हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है, हमें जीने में कठिनाई देता है, इसलिए ज़्यादा सरल और ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। किन घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो भैया निम्न घटनाओं के माध्यम से पता चलता है। पहली बात तो यह है कि कांजी हाउस की दीवार टूटने पर हीरा भागने से मना कर देता है। भाई हीरा तो भाग सकता था और पर वो भागता नहीं, तो इस बात से पता चलता है हीरा और मोती के बीच में गहरी दोस्ती थी। फिर भाई दोनों एक दूसरे को चाटकर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। ठीक है, और फिर नाद में ना, नाद मतलब जो चरनी होती है, ठीक है, टंकी टाइप का होता है, वहाँ भूसा वूसा भर दिया जाता है तो जानवर खाते रहते हैं। ठीक है, तो नाद में जब हीरा मुंह डालता था तब भी मोती मुंह डालता था, और अगर एक चरना बंद कर दे तो दूसरा चरना बंद कर देता था। ठीक है, तो इस तरीके से इन घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि दोनों के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी। अब बढ़ते बेटा आगे, देखो जब ये दोनों बैल गाड़ी या हल में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा काम करने या बोझ झेलकर दूसरे को कम बोझ झेलने की चेष्टा करते थे। अब देखो भैया, ये होता था कि भाई जब कोई आपको दोनों बैलों को गाड़ी में लगा दिया जाता था तो वो कोशिश ये करते थे कि ज़्यादा बोझ जो है वो मैं झेलूँ, दूसरा बैल जो है वो फ्री रहे। अब देखो आगे क्या है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया था तब हीरा निकल गया था, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का प्रेम दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए भैया, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह सब मना है, यह भूल जाते हो। उक्त कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्रियों के प्रति विशेष आदर भाव प्रकट होता है। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि स्त्री सदैव आदर की परम अधिकारिणी होती है, इसलिए स्त्रियों के साथ या स्त्री के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो देखो बेटा, होता यह है कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह बताया कि स्त्री चाहे जैसे भी हो वह परम सम्मान की अधिकारिणी होती है, यानी कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से यातना या ताड़ना नहीं देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये था बेटा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसान जीवन वाले समाज में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो बेटा किसान जीवन वाले समाज में जो पशुओं और मनुष्यों के जो संबंध है उसको इस कहानी में दो तरीके से व्यक्त किया गया है। पहले जो दृष्टिकोण है उसमें हमें देखने को मिलता है पशुओं और मनुष्यों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध, जैसा कि झूरी का अपने बैलों के साथ था और बालिका का जो था वो बैलों के साथ हो जाता है। पर इसके विपरीत देखने को मिलता है मनुष्यों का जानवरों से बड़ा ही क्रूर संबंध, जो गया और बैलों के बीच में देखने को मिलता है कि गया जो होता है वो अपने बैलों को तो खाने के लिए देता है पर दूसरे के बैलों को खाने के लिए देता ही नहीं है। और फिर दिखता है कांजी हाउस के मालिकों का संबंध कि भाई वो किस तरीके से जानवरों को बड़ी ही निर्दयता के साथ अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। तो देखो बेटा, होता क्या है, मोती इनको छुड़ा देता है जानवरों को कांजी हाउस से और ये बात कहता है कि भाई इतना तो हो ही गया है कि 10-12 लोगों की जान बच जाएगी और वो आशीर्वाद देंगे। तो इस बात पर ये पता चलता है कि जो मोती जो है ना वो परोपकारी स्वभाव का जानवर था, जीव था। ठीक है, और वह कांजी हाउस में कैद पशुओं की पीड़ा को ना देख सका, यानी कि उसे दूसरे की पीड़ा को समझना आता था। ठीक है, फिर इस तरीके से वह एक सच्चा मित्र भी था, क्योंकि वह जो है कि अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाता है। ठीक है, और वो ये कहता है कि भाई चलो मैं यहाँ फंस गया हूँ लेकिन ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तो इस तरीके से हमें इसकी विशेषताएं भी देखने को मिल जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आशा स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। तो बेटा, हीरा और मोती जो हैं वो बिना बात किए एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। ये बड़ी विशेषता थी, ये उनकी खूबी थी। और ये शक्ति जो है वो मनुष्यों में आज तक नहीं है, यानी कि मनुष्य किसी के अंदर क्या समझ रहा है, क्या चल रहा है, इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाता। इसी बात को लेकर कहा गया था कि भाई उन दोनों के बीच जो संबंध है, जो शक्ति है,
उस शक्ति से तो मनुष्य भी आज तक हीन ही है। ठीक है, चलिए। उस एक रोटी ने उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। तो बेटा होता यह है कि मोती और हीरा बंधे होते हैं गया के घर। वहाँ एक छोटी सी बालिका होती है जो उन्हें प्रेम पूर्वक एक एक रोटी देती है, और इस एक एक रोटी को वो प्रेम पूर्वक आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये उस प्रेम का ही फल होता है कि इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद भी उनका शरीर टूटता नहीं है, वो बड़े प्रसन्न भाव से काम करते रहते हैं और खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा इस वाक्य का भाव। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब इसमें से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो विकल्प क्रमांक का है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। तो बेटा इसमें से जो सही उत्तर है वो है विकल्प क्रमांक का। ठीक है, क्योंकि गया जो था वो बड़ा ही कंजूस था, तो वो अपने बैलों को तो खाने के लिए दे रहा था, पर हीरा और मोती को खाने के लिए नहीं दे रहा था। तो बेटा जो उचित उत्तर है वो है विकल्प क्रमांक का। ठीक है, चलिए। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार स्पष्ट करें। तो बेटा ये प्रश्न जो है वो होमवर्क है, पर इसको मैं बता देता हूँ, कुछ हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे कैसे हल करना है। तो देखो, हमेशा जब भी आप संघर्ष के लिए आवाज़ उठाइएगा, जब भी आप शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपका विवाद कहीं ना कहीं होगा जरूर, पर इस चीज़ से डरना नहीं है। जब भी जीवन में शोषण होता, आप देखें किसी और का शोषण हो रहा हो, तो आवाज़ जरूर उठाएं। और अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम कोई ऐसी तरकीब निकाल लें जिससे आप उस शोषण से बच सकें और दूसरे को बचा सकें। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का बेटा हिंट था। इस प्रश्न को आपको स्वयं हल करना है, और स्वयं ये इसलिए हल करना है क्योंकि आपके लिखने का जो कौशल है वो विकसित हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत भी करती है? हाँ, तो भैया आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है, क्योंकि बात बात में यहाँ कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जैसे कांजी हाउस से भागने का जो प्रसंग है, उन दोनों के बीच, मोती और हीरा के बीच जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि ये आज़ादी के लिए भी बात कही जाती है। तो और फिर दूसरी चीज़ जो है, पाठ की शुरुआत में कहा जाता है गधे का जो व्याख्या की जाती है, और फिर उसी गधे की व्याख्या को जोड़ा जाता है अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कहानी के अंदर एक छुपा हुआ संदेश मिलता है जो बताता है कि हाँ, इस कहानी का संबंध कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से भी था। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बेटा ये तो था सेशन का एंड। अब आपकी बारी। अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप डाउट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ बेटा डीपीपी डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, किस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं, तो डीपीपी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है, तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे, आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो जाएंगे, और परीक्षा की दृष्टि से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो बेटा ये था सेशन का एंड। धन्यवाद, बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ और कुछ नया सीखते रहिए।